भारत की जनगणना 2027 सेंसस ऑफ इंडिया 2027 जो कि 2 चरणों में होना है, जिसका पहला चरण 1 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें सबसे पहले मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना करना है। इसके द्वितीय चरण की हम बात करें तो 1 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक द्वितीय चरण होगा, जिसमें व्यक्तियों की गणना की जाएगी और जो जनगणना के आंकड़े हैं इसका प्रकाशन भारत सरकार के द्वारा 1 मार्च 2027 को प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जो HLO ऐप है इसके माध्यम से जनगणना कैसे करें, क्योंकि इस बार यदि हम देखें तो जनगणना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पहला परिवर्तन कि इस बार की जो जनगणना है पेपरलेस है, HLO ऐप के माध्यम से जनगणना की जाना है। और सेकंड जो परिवर्तन इसमें हुआ है कि सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि जो HLO ऐप है इसके माध्यम से प्रगणक साथी किस प्रकार से जनगणना का प्रथम चरण में मकान का सूचीकरण और मकान की गणना करेंगे। इसमें एक बात बता दें कि जो HLO ऐप है आपको प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास में जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसका जो वर्जन है 11.0 या उससे अधिक होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल में जो HLO ऐप है वो इंस्टॉल हो पाएगा। तो हमने प्ले स्टोर से जो HLO ऐप है इसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया, नया पासवर्ड बना लिया और जो पिन है इसे भी जनरेट कर लिया। अब हमें जो HLO ऐप है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले पिन पूछा जाएगा यदि आपने पिन जनरेट कर लिया है तो, और यदि आपने पासवर्ड और पिन जनरेट नहीं किया है तो किस प्रकार से करें इसका वीडियो चैनल में अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमने पिन जनरेट कर लिया है। यहाँ पर सिंपली हमें अपना जो पिन है वो फिल करना है, क्योंकि हम ट्रेनिंग ऐप के माध्यम से जानकारी चेक कर रहे हैं केवल एक डेमो के लिए, उदाहरण के लिए। तो जैसे हमने अपना पिन इसमें फिल किया, हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे जहां पर हमें डिटेल दिखाई देगी। अब यहाँ पर करना क्या है और कौन कौन सी सावधानी रखना है और कैसे वर्क करना है, आइए इसे हम समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन विवरण HLB लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो HLB है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक उसका नंबर आएगा। यहाँ पर एक ही नंबर आएगा। समानता यदि हम देखें तो एक प्रकरण को एक HLB अलॉट किया गया है। हो सकता है कि एक प्रकरण को 2 HLB भी अलॉट हुए हों कहीं कहीं, लेकिन जनरली एक प्रकरण को एक HLB मिलेगा, HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि जो HLB यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है उसी से संबंधित डिटेल यहाँ पर आ रही है। साथ ही आप इसका मानचित्र भी देख सकते हैं। ऊपर जो 3 डॉट है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर HLB मानचित्र लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप मानचित्र देख लें, डाउनलोड हो जाएगा, उसे चेक कर लें और देखें कि जो मानचित्र इसमें प्रदर्शित हो रहा है उसी की डिटेल इसमें प्रदर्शित हो रही है। और यदि डिटेल प्रदर्शित नहीं हो रही है तो आप अपने सुपरवाइजर से या फिर वरिष्ठ कार्यालय में इसकी सूचना दे सकते हैं, इसमें संशोधन करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं। अब सबसे पहला काम हमें जो करना है इसमें लिखना है हमें भवन की संख्या और नीचे जनगणना मकानों की संख्या। यहाँ पर हमें सावधानी रखना है। अब सबसे पहला जो काम हमें करना है 1 मई 2026 से 3 मई 2026 तक हमें अपने HLB का जो नजरी नक्शा है वो तैयार कर लेना है। नजरी नक्शा बनाने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके HLB में कुल कितने भवन हैं और कुल कितने जनगणना मकान हैं। यहाँ पर जनगणना भवन और जनगणना जो मकान है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भवन एक पूरा स्ट्रक्चर होगा और जो जनगणना मकान है हो सकता है कि एक भवन के अंदर एक से अधिक परिवार निवासरत हों, एक से अधिक ब्लॉक हों, तो जनगणना मकानों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन भवनों की संख्या एक पूरे स्ट्रक्चर को हम एक भवन मानेंगे। तो यहाँ पर भवनों की जो संख्या आपके नजरी नक्शा में जितने भवन हैं उसकी संख्या आपको ऊपर फिल करना है और इसके बाद में नीचे आपको जो जनगणना मकान है उसकी संख्या दर्ज करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जो सावधानी हमें रखना है कि जो भवन की संख्या जैसे 50 हमने यहाँ पर लिखा है, तो जो जनगणना मकान है कम से कम 50 होंगे या 50 से अधिक होंगे, 50 से कम नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हमने जो भवन की संख्या और जनगणना मकानों की संख्या है अपने नजरी नक्शा के अनुसार इसमें दर्ज किया और अब हमें क्लिक करना है मकान सूचीकरण कार में। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूंकि ट्रेनिंग ऐप है इसलिए इसमें मैसेज आ रहा है कि इस ऐप की जो जानकारी है वो 30 अप्रैल 2026 को हटा दिया जाएगा। तो हमें इसे ठीक कर देना है। अब जैसे ही हमने आगे प्रोसेस किया तो आप देख सकते हैं इसमें 6 बॉक्स आए हुए हैं।
जहां पर पहला बॉक्स दिया गया है मकान सूची की प्रविष्टि, हमें सबसे पहले इसी बॉक्स पर क्लिक करके अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करना है। इसके बाद में अन्य और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, साथ ही डेटा को सिंक भी करना है। यहाँ पर सिंक डेटा करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, 5वें नंबर का बॉक्स दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके द्वारा जो सर्वे किया गया है, जो मकान की लिस्टिंग की गई है, उसका जो डेटा है आप सिंक कर सकते हैं। सिंक करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट का होना आवश्यक है। यदि सिंक नहीं कर रहे हैं, केवल सर्वे कर रहे हैं, आप डेटा इसमें फिल कर रहे हैं, तो ऑफलाइन जो ऐप है वो वर्क करेगा। साथ में लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है, पूर्ण रूप से चिन्हित करें। यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज केवल तभी होगा जब आपके सभी भवन और सभी जनगणना मकानों की जो प्रविष्टि है वो हो गई है। इसके बाद में आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सारांश देखें से आपने जितना वर्क किया है उसकी डिटेल आप इससे चेक कर सकते हैं। हमें मुख्य रूप से सबसे पहले तो जो पहला बॉक्स दिया गया है मकान सूची की प्रविष्टि, इस पर क्लिक करके अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन क्रमांक लिखा हुआ है 004। यदि हमने पहले वर्क नहीं किया है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइन क्रमांक 001 लिखकर आएगा। अब इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखना है और कैसे वर्क करना है, कहाँ से वर्क करना है, आइए से हम समझते हैं। जैसे इसमें लाइन क्रमांक तो हम समझ गए कि 001, यदि पहले भवन में हम गए हैं तो यहाँ पर 001 आएगा। यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना है भवन का नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है भवन नंबर दर्ज करें या चुनें। चुनने के लिए यदि पूर्व में हमने भवन का सर्वे कर लिया है तो यहाँ से आप जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर क्लिक करके आप भवन नंबर चुन सकते हैं। लेकिन आपको जो सावधानी रखना है कि भवन को सीक्वेंस से आपको गणना करना है, उनकी जो जानकारी है सीक्वेंस है, सीरियल से इसमें दर्ज करना है। 1 नंबर का आपने दर्ज कर दिया, इसके बाद में 2 नंबर का जो भवन है उसकी जानकारी दर्ज करेंगे, उसके बाद में 3 नंबर के भवन की जानकारी दर्ज करेंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमने 1 नंबर का जो भवन है इसकी जानकारी तो दर्ज कर दिया, जब हम 2 नंबर के भवन में गए उस समय 2 नंबर का जो भवन था वो बंद था, उसमें लॉक था। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि 2 नंबर की जानकारी इसमें दर्ज करना होगा, क्योंकि काम आपको रोकना नहीं है और सीक्वेंस से ही करना है। तब आपको 2 नंबर का भवन तो यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में आगे लॉक का ऑप्शन आता है। आप बता दें कि उस भवन में लॉक है, तो यहाँ पर जो भवन की नंबरिंग है वो तो हो जाएगी। जब भवन ओपन होगा, उसका लॉक खुल जाएगा, उस समय आप यहाँ पर 2 नंबर का जो भवन है इसे सेलेक्ट करके 2 नंबर के भवन की जो जानकारी है वो दर्ज कर पाएंगे। 2 नंबर में आपने लॉक दर्शा दिया, इसके बाद में आप यहाँ पर 3 नंबर का भवन में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस से 1 बाय 1 जो भवन है उनकी जानकारी दर्ज करना है। तो हम 2 नंबर का जो भवन है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जनगणना मकान नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने से तात्पर्य ऐसे नहीं है कि यहाँ पर मैनुअली टाइप करें, आप मैनुअली टाइप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको नया पर क्लिक करना होगा। अब इसमें भी एक कंडीशन हम समझेंगे। जैसे भवन क्रमांक 2 है, इसमें हो सकता है कि 2 ब्लॉक हों, 2 परिवार निवासरत हों, तो इसके लिए कैसे जानकारी दर्ज करेंगे इसे हम समझ लेते हैं। जैसे 2 नंबर हमने सेलेक्ट किया और नया पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0002। यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर हमने तो सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद 2 नंबर भवन में ही अगले परिवार की जानकारी दर्ज करना है। तब यहाँ पर हमें फिर से नया करना होगा और यहाँ पर 2 नंबर ही सिलेक्ट रहने देना है, दोहराएं करें और नया पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है 0003 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भवन नंबर है 2 रहेगा, लेकिन जनगणना मकान नंबर यहाँ पर बदल जाएंगे। तो हमें नया पर क्लिक करके जो जनगणना मकान नंबर है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैनुअली टाइप नहीं होगा। हमने जानकारियों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने अगले पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी आईडी संदर्भ लिखा हुआ है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। इस बार यदि हम जनगणना में देखें तो सेल्फ एनुमरेशन जो स्वगणना है वो भी ऑनलाइन दी गई है, जिसमें व्यक्ति कर सकते हैं। यदि की हो तब आपको वहाँ पर क्लिक करना है और जो ऐसी आईडी है उसे जैसे ही आप डालेंगे तो उनके द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है वो सारी कुछ आपके मोबाइल में आ जाएगी। क्योंकि वर्तमान में ट्रेनिंग ऐप है इसलिए इसमें ऐसी आईडी अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम नहीं पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने नहीं पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्नों की जो जानकारी है, सामग्री का विवरण या फिर जो अन्य जानकारी है उसके प्रश्न यहाँ पर आने लगे हैं।
इसमें यदि हम देखें तो कुल 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि मोबाइल नंबर को छोड़ दें तो। मोबाइल नंबर मुखिया का मांगा जाता है, 34 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। समान रूप से यदि हम देखें तो 33 प्रश्न है, मोबाइल नंबर को मिलाकर 34 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें चौथा प्रश्न है जो कि फर्श से संबंधित, जो जनगणना मकान है इसके फर्श से संबंधित है कि इसमें जो फर्श है इसमें कौन सी प्रमुख सामग्री प्रयुक्त की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 6 ऑप्शन। यदि इनमें से कोई अन्य ऑप्शन हो तो 7वां विकल्प भी दिया गया है, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहेंगे, जैसे प्रशिक्षण में भी आपको बताया गया होगा कि मैक्सिमम जिस सामग्री का यूज किया गया है वो ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट करना है, लेकिन जो मुखिया है या जो परिवार का सदस्य आपको जानकारी दे रहा है उनसे पूछ के, आपको अपने मन से इसमें जानकारियों को सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें उनसे पूछ के जानकारी दर्ज करना है और मैक्सिमम जिस सामग्री का यूज हुआ है उस सामग्री को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे पहला जो ऑप्शन है इसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सीमेंट का, इसके बाद अगला पर क्लिक कर देंगे। अगले पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें 5वां क्वेश्चन आता है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार में कौन सी सामग्री यूज की गई है। 9 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, यदि इनके अतिरिक्त कोई अन्य ऑप्शन हो तो इसमें 10वां ऑप्शन भी दिया गया है, अन्य कोई। तो जो भी ऑप्शन आपको पूछने के पश्चात प्राप्त होता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन और अगला पर क्लिक करेंगे। अगला जो 6वां क्वेश्चन है कि जो छत है इसमें प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। तो जो भी सामग्री हो पूछने के पश्चात आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान देने वाली बात कि हो सकता है कि जैसे हम छत की बात करें तो छत में ऐसा भी हो सकता है कि आधी कंक्रीट हो और आधे में कबेलू हो, जो देसी कबेलू या फिर अन्य कोई कबेलू हो, या फिर हो सकता है पन्नी लगी हो, या फिर हो सकता है कि जो चादर होती है, जो कहें हम लोहे की चादर होती है, वो लगी हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैक्सिमम 60% जो भी सामग्री हो, जैसे कंक्रीट 60% में हो तो कंक्रीट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुखिया से पूछने के पश्चात। तो मैक्सिमम जो भी सामग्री इसमें हो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि जो जनगणना मकान है इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, केवल आवास के लिए या फिर आवास सह अन्य उपयोग के लिए, दुकान के लिए, कार्यालय के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए। इस प्रकार से इसमें 9 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन हो वो सिलेक्ट करें, या फिर जो जनगणना मकान है वो खाली है तो 10वां ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो जो भी ऑप्शन वहां पता होता है, आपको पता चलता है, वो सिलेक्ट करते हैं आप और अगला पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में जनगणना मकान की स्थिति आपको बताना है कि अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें किसी प्रकार की कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो है रहने योग्य, अर्थात इसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता है। थर्ड जो इसमें दिया गया है जीर्ण शीर्ण, अर्थात इसमें मेजर रिपेयर, बहुत अधिक मरम्मत की आवश्यकता है। तो भवन आप देख लें, उनसे पूछें और जो भी ऑप्शन उस भवन के लिए हो वो सेलेक्ट करें, अगला पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि परिवार क्रमांक लिखा हुआ है, जो कि जो ऐप है वो ऑटो जनरेट कर देगा। इसके बाद में इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार में कुल कितने सदस्य रहते हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मुखिया का जो नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पर टाइप करना होगा और हिंदी में टाइप करने के बाद में अगला पर क्लिक कर दें। जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे तो अब जो परिवार का मुखिया है उसका जेंडर पूछा जाएगा कि जेंडर क्या है, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है। तो जो भी ऑप्शन हो वो सिलेक्ट करें। साथ ही इसमें जो कैटेगरी है परिवार की वो पूछी जाएगी कि परिवार SC है, ST है। इसमें 2 ही कैटेगरी दी गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यदि OBC है, जनरल है या फिर अन्य कैटेगरी के हैं तब आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि SC ST हो तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। SC और ST कौन हो सकते हैं इसकी सूची देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी जो सूची है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनों का चयन करें और अगला पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कि मकान किसका है, स्वयं का है, किराए का है, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है, अर्थात किराए के मकान में रह रहे हैं परंतु पैतृक गांव में स्वयं का मकान है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जैसे किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं या अन्य कोई। तो जो भी ऑप्शन हो वो सेलेक्ट करें। साथ ही रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या,
यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें सावधानी से आपको जानकारी को दर्ज करना है पूछ के। साथ ही इसमें बता दें कि कुछ जो कमरे हैं वो गिने नहीं जाएंगे, जैसे हम बात करें किचन सेट की, या फिर बात करें हम शौचालय की, टॉयलेट जो है उसकी बात करें, या फिर बरामदे की। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण में भी आपको बताया गया है कि किन कमरों की काउंटिंग करना है और किन कमरों की काउंटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर कमरों की जो संख्या है वो आपको टाइप करना है, लिखना है, और इसके बाद में विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज करें। यहाँ पर आपको विवाहित दंपतियों की जो संख्या है वो दर्ज करना है कि उस परिवार में विवाहित दंपति कितने हैं। इसमें एक समान क्वेश्चन जो आया था वो बता दें कि जैसे हो सकता है कि एक पुरुष है, उनकी 2 पत्नियां हैं। अब ऐसी स्थिति में एक पुरुष 2 पत्नियां, इन्हें 2 दंपति काउंट किया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें, एक महिला है, एक पत्नी है जिसके 2 पति हैं, तब ऐसी स्थिति में केवल एक दंपति यहाँ पर काउंट होंगे। तो समान से क्वेश्चन है जो कि प्रशिक्षण में भी आपको बताया होगा, या फिर जो निर्देशिका है उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दंपति की जो संख्या है वो फिल करना है और अगला पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पेयजल के मुख्य स्रोत क्या हैं आपको बहुत ही सावधानी से देखना है। नल का पानी उपचारित स्रोत से अर्थात फिल्टर वाला पानी है। सेकंड जो इसमें दिया गया है, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं से, हैंडपंप से। जो भी ऑप्शन बताया जाता है वो सेलेक्ट करना है, अगला पर क्लिक करना है। या इनके अतिरिक्त कोई भी ऑप्शन ना हो तो अन्य स्रोत आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगला पर क्लिक कर दें। पेयजल स्रोत की जो उपलब्धता है वो कैसी है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, जैसा भी हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगला पर क्लिक कर देना है। प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, जो भी हो। सौर ऊर्जा भी जो है वो हो सकता है, बिजली तो मैक्सिमम होगा ही। तो ऑप्शनों का आपको चयन करना है, अगला पर क्लिक कर देना है। शौचालय की जो उपलब्धता है इस विषय में आपको जानकारी देना है कि केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझे में है, या सार्वजनिक शौचालय है, या फिर शौचालय नहीं है, खुले में शौच करते हैं। तो जो ऑप्शन आपको मिलते हैं पूछने के बाद में वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगले पर क्लिक करें। शौचालय का प्रकार, किस प्रकार का शौचालय है, यहाँ पर पाइप सीवर पद्धति के द्वारा, सेप्टिक टैंक के द्वारा, अन्य पद्धति के द्वारा। तो मैक्सिमम यदि हम देखें सेप्टिक टैंक जो पद्धति है इसके द्वारा शौचालय जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेलेक्ट होगा सेप्टिक टैंक, लेकिन हमें मन से इसमें जानकारियों को दर्ज नहीं करना है। जानकारी हमें पूछने के पश्चात जो उनके द्वारा बताया जाता है वही जानकारी इसमें हमें दर्ज कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमने सेप्टिक टैंक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो नीचे कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, केवल इसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहीं भी कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया तो अन्य ऑप्शनों को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अगला पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हम देखें तो जो नाली है, जो गंदे पानी की निकासी है, इससे जुड़ी जानकारी इसमें देना है कि ढकी नाली है, खुली नाली से जो निकासी है वो होती है, या किसी भी प्रकार की नाली नहीं है, किसी भी नाली से नहीं होता। जो भी ऑप्शन पता चलता है वो सेलेक्ट करना है, अगला पर क्लिक कर दें। 23वें नंबर का क्वेश्चन, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है, छत के बिना आता है या फिर नहीं है। यदि है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें, या है बिना छत के हैं तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और अगला पर क्लिक करें। अब रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, इसमें हमें बताना है कि एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है नहीं है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन है तब पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर अन्य जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं। इसमें एक और बात कि ऐसा भी हो सकता है कि खाना नहीं पकाते, वो खाना ऑनलाइन बुलाते हैं या फिर कोई और व्यवस्था है, तो इसमें 7वां नंबर का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। और अन्य भी और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पूछने के पश्चात जो भी उत्तर मिले वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और अगला पर क्लिक कर देना है। अब खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है, जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपले हैं, या फिर मिट्टी का तेल है, या फिर एलपीजी पीएनजी है। तो जो भी ऑप्शन पता चलता है, मैक्सिमम यदि हम देखें तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता प्रत्येक घर में लगभग हो चुकी है, लेकिन हमें पूछने के पश्चात ही इसमें जानकारियों को दर्ज करना है। जानकारी दर्ज करें, अगला पर क्लिक कर दें। अब 26 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है। यदि है तो किस प्रकार से सुनते हैं, परंपरागत रेडियो सेट है, या मोबाइल स्मार्टफोन पर है, या फिर
अन्य किसी उपकरण में है और नहीं है तो चौथा नंबर का ऑप्शन इसमें दिया गया है। समान रूप से यदि रेडियो नहीं है तो मोबाइल स्मार्टफोन में भी जो रेडियो होता है उससे भी सुना जा सकता है। तो यदि ऑप्शन वो बताते हैं तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अगला पर क्लिक कर दें। इसके बाद टेलीविजन, टेलीविजन किस प्रकार से देखा जाता है, जो टीवी है किस प्रकार से देखते हैं, दूरदर्शन मुफ्त डिश के माध्यम से, अन्य डीटीएच डिश के माध्यम से, केबल कनेक्शन के माध्यम से, या फिर अन्य कोई और भी विकल्प है उनके पास में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेलीविजन ना हो। तो इसके लिए 5वें नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी ऑप्शन इसमें हो वो सेलेक्ट करें, अगला पर क्लिक कर दें। इंटरनेट की सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में है। जनरली यदि हम देखें तो मोबाइल स्मार्टफोन में होती है, या फिर अन्य किसी उपकरण में जो डिवाइस है उसके माध्यम से इंटरनेट की सुविधा है या नहीं हो तो चौथे नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, लैपटॉप कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं वो पूछना है। यदि हो तो हाँ पर क्लिक करें, ना हो तो नहीं पर और अगला पर क्लिक कर दें। इसके बाद में टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है या नहीं है। इसमें पहला जो दिया गया है केवल लैंडलाइन है, सेकंड स्मार्टफोन है, थर्ड जो इसमें दिया गया है अन्य साधारण मोबाइल है अर्थात कीपैड वाला जो मोबाइल है वो हो सकता है, या फिर चौथा नंबर का ऑप्शन है कि लैंडलाइन भी है स्मार्टफोन भी है। इस प्रकार से चौथा नंबर दोनों में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या ना हो तब 5वें नंबर का ऑप्शन इसमें दिया गया है। जनरली स्मार्टफोन मिल सकते हैं तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं पूछने के बाद में और अगला पर क्लिक कर दें। अब हम देखें तो 31 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड की उपलब्धता, क्या क्या उपलब्ध है उस परिवार में। जो भी उपलब्ध हो आप यहाँ से बता सकते हैं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, या दोनों हो तो थर्ड नंबर का ऑप्शन, नहीं हो तो चौथे नंबर का ऑप्शन। इसमें एक बात बताना होगा, यदि हम सर्वे में जाएंगे, यदि सही आंकड़े लेना है तो परिवार को बताना होगा कि इसमें किसी भी प्रकार से आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात करें परिवार में गरीबी रेखा का कार्ड है तो उन्हें बताएं कि इससे किसी भी प्रकार से गरीबी रेखा का कार्ड प्रभावित नहीं होगा, ना ही वो कटेगा, और यदि नहीं बना है तो गरीबी रेखा का कार्ड बनेगा भी नहीं। केवल जनगणना का सर्वे है जिसमें जानकारी आपको देना है। हो सके प्रयास करें आप कि इसमें स्पष्ट और सटीक आंकड़े आए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ऑप्शनों को आपको चयन करना है। इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है, कार जीप वैन, इसकी जानकारी आपको देना है कि परिवार में कार जीप वैन है या नहीं। यदि है तो हाँ पर, और नहीं है तो नहीं पर टिक करें और अगला पर क्लिक कर दें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है। तो मुख्य जो अनाज है वो क्षेत्रों पर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे यहाँ यदि हम बात करें तो गेहूं मैक्सिमम यूज किया जाता है, हो सकता है कहीं चावल यूज हो, ज्वार यूज हो, बाजरा यूज हो। तो क्षेत्रीय जो भी मैक्सिमम उपभोग किए जाने वाला अनाज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। परिवार के द्वारा कौन सा अनाज मैक्सिमम रूप से उपभोग किया जाता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और अगला पर क्लिक कर दें। जैसे हम अगला पर क्लिक करेंगे तो हम 34 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगे, जहाँ पर परिवार के मुखिया का जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप गए हैं और मोबाइल नंबर है तब दर्ज कर दें और सबमिट करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो उत्तर की समीक्षा के लिए यहाँ पर सारे उत्तर आ जाते हैं जो चयन किए गए हैं। तो एक बार परिवार के साथ में इन्हें साझा कर लें यदि हो सके तो, क्योंकि हमने जानकारी पूछकर दर्ज किया है। एक बार आप भी चेक कर लें कि सही जानकारी इसमें ऐड हुई है या नहीं, और इसके बाद में पुष्टि करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया, इसमें एक मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको अगले भवन का सर्वे करना है तो यहाँ पर फिर आप क्लिक करेंगे और अगला जो भवन है इसे टाइप कर देंगे, या फिर हो सकता है कि उसी भवन में दूसरे परिवार का दूसरा जनगणना मकान है उसका सर्वे करना है, तो यहाँ से आपको उसी मकान को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ दोहराए पर क्लिक करने के बाद में नया पर क्लिक कर दें। जैसे आप नया पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप जनगणना मकान नंबर 0003 यहाँ पर आ चुका है। इसके पहले 0002 जो जनगणना मकान था वो आया हुआ था, और भवन क्रमांक जो है वो सेम दिया गया है। 2 नंबर का जो भवन है इसी में जो मकान नंबर है, जनगणना मकान नंबर, वो 0003 आ चुका है, अर्थात दूसरा जो जनगणना मकान है वो इसमें आ चुका है। तो इस प्रकार हमें 1 बाय 1 भवन की लिस्टिंग करना है और इसकी जो जानकारी है वो इसमें दर्ज करना है। अब इसके बाद में इसे हमें सिंक करना होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो सिंक करने का ऑप्शन दिया गया है, सिंक अर्थात सेव करने के लिए। सिंक करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट का होना जरूरी है, अनिवार्य है। जैसे हम सिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक घोषणा आएगी पुष्टि के लिए, आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर जैसे आप
टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और सेव करें और सिंक करें इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और आपका जो डेटा है वो सिंक हो जाएगा। यहाँ पर डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया है, सिंक हो गया है, इसकी जानकारी आ गई है। आपको ठीक पर क्लिक करना है। जैसे हम ठीक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप सारांश भी देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा कितने भवनों की गणना की गई है उसकी संख्या आ जाएगी, पूरा सारांश आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्ण कितने हैं, सिंक कितने किए गए हैं, अपूर्ण कितने हैं, हटाए कितने गए हैं, आपके द्वारा डिलीट कितने किए गए हैं, वो सभी कुछ डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। जैसे सिंक किया गया है या नहीं किया गया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर यदि हम देखें तो एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए जैसे आपने कोई डेटा सिंक कर दिया तो आप एडिट कर सकते हैं। लास्ट में आप देखें तो पूर्ण रूप से चिन्हित करें, यहाँ पर इस ऑप्शन का चयन आपको लास्ट में करना है। जितने आपके भवन हैं, जितने जनगणना मकान हैं, उन सभी की डिटेल आपके द्वारा दर्ज कर दी जाएगी। इसके पश्चात आपको इस ऑप्शन का चयन करना है, यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके इसे सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नजरी नक्शे के अनुसार आपने सभी जनगणना मकान पूर्ण नहीं किए हैं, कृपया आगे बढ़ने से पहले उन्हें पूर्ण करें, ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से जो प्रगणक साथी हैं वो HLO ऐप के माध्यम से अपना जो जनगणना कार्य है वो प्रारंभ कर सकते हैं। इसका जो प्रथम चरण है 1 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें 1 से 3 मई तक हमें नजरी नक्शा बनाना है और इसके पश्चात मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना करना है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमें जो जनगणना का कार्य है इसे स्टार्ट करना है, इसमें कौन कौन सी सावधानी रखना है। आपको कोई भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए